हेलो गाइस। ड्रामा की स्टार्टिंग में मिस्टर जिंग सू को टेबल पर लिटा देते हैं। उसके बाद उसे किस करने लगते हैं। सू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जिंग उसकी एक नहीं सुनते और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिंग सू से पूछते हैं कि मेरी मॉम ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। सू रोते हुए मिस्टर जिंग से बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पर फूड डिलीवर करने आई थी, आपने मुझे गलत समझ लिया। मिस्टर जिंग बोलते हैं बकवास बंद करो, मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तो सू बोलती है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत का कमा कर खाती हूँ। ये सुनकर मिस्टर जिंग सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में चालू है, इतना सब करने के बाद अब भोली बनने का नाटक कर रही है। वो सू से बोलते हैं अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। सू उन्हें कोई जवाब नहीं देती है और अपना मुंह फेर लेती है। मिस्टर जिंग अपनी रिंग निकालकर सू को पहना देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरी मॉम से ले लेना। इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सू फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे कॉलेज से फोन आता है। टीचर सू से बोलती है कि अगर तुमने जल्दी अपनी फीस नहीं भरी तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सू टीचर से कुछ दिनों का टाइम मांगती है और बोलती है कि मैं जल्द ही फीस भर दूंगी। अब सीन 9 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम सू को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो अपने पेट को एक पट्टी से हाइड करती है और अपने बेबी से बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, अब बस तुम ही मेरे अपने हो। जैसे ही सू अपने घर आती है उसकी मॉम उसे एक जोर से स्लैप मारती है और पैसों के बारे में पूछती है। दोस्तों सू की मॉम बहुत ज्यादा क्रूर है और सू को घर का कचरा समझती है और उसका नल्ला भाई जो कि एक नंबर का आलसी है, बस अपनी बहन के पैसों पर पलता है। सू अपने मॉम से बोलती है मॉम वो पैसे मैंने ओवर टाइम काम करके कॉलेज की फीस भरने के लिए जमा किए थे, वो मैं आपको नहीं देने वाली। मॉम बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें स्टडी कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हारी शादी मिस्टर लू से कराने का फैसला किया है, वो बहुत पैसे वाला है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। सू बोलती है मॉम ये आप क्या बोल रही हो, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करने वाली, वो मुझसे 20 साल बड़ा है। मॉम बोलती है अरे वो तुमसे बस थोड़ा ही तो बड़ा है, लेकिन वो बहुत पैसे वाला है, उसने हमें 3 लाख युआन देने का वादा किया है इस शादी के बदले। सू बोलती है मॉम आप कितनी ज्यादा शेमलेस हो, बस कुछ पैसों के लिए आप अपनी बेटी को सेल करना चाहते हो। तभी सू का भाई मिंग बोलता है ये सब नाटक करना बंद करो, हमने तुम्हें इतनी मेहनत से बड़ा किया है, अब तुम्हें हमारे लिए मिस्टर लू से शादी करनी ही पड़ेगी। तभी सू को वॉमिटिंग होने लगती है। उसकी हालत देखकर मॉम समझ जाती है कि सू प्रेग्नेंट है। सू भी उन्हें सच बता देती है। ये सुनकर मॉम बहुत ज्यादा अपसेट होती है और रोने लगती है और सू से बोलती है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, अब मुझे 3 लाख युआन कैसे मिलेंगे। फिर वो सू से बोलती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम इस बच्चे को गिरा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सू बोलती है अब ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पेट में 4 जुड़वा बच्चे हैं और प्रेगनेंसी को 9 मंथ पूरे होने वाले हैं, अगर आप लोगों ने इन्हें हर्ट करने की कोशिश भी की तो आप दोनों जेल में जाओगे। ये सुनकर मॉम और ज्यादा अपसेट होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी मिंग बोलता है मॉम इस बिच को घर से निकाल दो, वरना हमें इसके साथ साथ इसके बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। तभी सू उन लोगों से बोलती है कि मैं अपने बच्चों का खुद ध्यान रख सकती हूँ और फिर वो अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सू बहुत ज्यादा पेन में होती है और लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी आगे आकर उसकी हेल्प नहीं करता और उससे दूर भागते हैं। सू बहुत ज्यादा सैड होती है और रोने लगती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी सू की मॉम और ब्रदर उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। तभी झाओ अपने गर्लफ्रेंड के साथ सू को देख लेता है। सू के हाथ से मिस्टर जिंग की रिंग गिर जाती है, जिसे देखकर झाओ को यकीन होता है कि ये वही लड़की है। वो फौरन मिस्टर जिंग को कॉल करता है जो कि अपनी मॉम के साथ चाय पी रहे होते हैं। झाओ मिस्टर जिंग से बोलता है कि जिस लड़की के साथ उस दिन तुमने गटरगू किया तो वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में तुम्हारा बेबी है। ये सुनकर मिस्टर जिंग शॉक हो जाते हैं और उस नाइट को याद करते हैं। झाओ मिस्टर जिंग से बोलता है कि उस लड़की के पेट में 4 जुड़वा बच्चे हैं और वो आपके ही हैं। ये वहीं पर मिस्टर जिंग की मॉम और डैड ये बात सुन लेते हैं। मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और मिस्टर जिंग से बोलती है कि तुम अभी हॉस्पिटल जाओ और मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ। मिस्टर जिंग बोलते हैं कि पहले मुझे डीएनए टेस्ट करना होगा ताकि कंफर्म हो जाए कि वो बच्चे मेरे हैं। तभी डैड बोलते हैं वो सब हम बाद में पता कर लेंगे, पहले तुम जाकर उस लड़की की हालत देखो। मॉम भी बोलती है अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं खुद वहां जाऊंगी। तभी मिस्टर जिंग बोलते हैं मॉम आप एक कॉल गर्ल के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। ये सुनकर मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, वो लड़की एक कॉल गर्ल है। मिस्टर जिंग बोलते हैं आपने ही तो उस लड़की को पैसे देकर मेरे पास भेजा था। मॉम बोलती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने उस लड़की को तुम्हारे पास नहीं भेजा था। ये सुनकर मिस्टर जिंग शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने सू को गलत समझा। वो फौरन सू के पास निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सू को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। तभी मॉम नर्स को गाड़ी रोकने को बोलती है। इधर मिस्टर जिंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सू के बारे में पूछते हैं, लेकिन कंपाउंडर उन्हें बोलती है कि सू अब तक हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं। ये सुनकर मिस्टर जिंग परेशान हो जाते हैं। तभी जाओ मिस्टर जिंग को कॉल करके बोलता है कि सू की मॉम और ब्रदर उसका एबॉर्शन कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ मॉम सू को लेकर मिस्टर लू के पास आती है। मिस्टर लू सू की हालत देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं
और मॉम से बोलते हैं, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी वर्जिन है, फिर ये सब क्या? तुमने झूठ बोलकर मुझसे पैसे निकलवाए, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी मॉम बोलती है, ये तो अच्छी बात है ना, आपको वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे भी फ्री में मिल रहे हैं, और वैसे भी अब आपकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो आपको बच्चे नहीं हो सकते हैं, इससे भला आप सू के बच्चों को ही अडॉप्ट कर लो। ये सुनकर मिस्टर जिंग भी थोड़ी देर के लिए शॉक में पड़ जाते हैं। तभी सू उन लोगों से बोलती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस ठरकी बूढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। तभी मॉम मिस्टर लू से बोलती है कि आप इसकी बकवास मत सुनो, और फिर वो मिंग से बोलती है कि सू को उठाकर मिस्टर लू के घर लेकर चलो। तभी मिस्टर लू बोलते हैं, नहीं, मैं इसके बच्चों को नहीं पालूंगा। मॉम बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका एबॉर्शन करवा देंगे, उसके बाद आप इससे शादी कर लेना। अब वो हॉस्पिटल चलने को बोलती है। तभी मिंग बोलता है, मॉम, इसके लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, ये काम तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। और फिर वो एक डंडा लेकर सू को मारने आता है। तभी पड़ोसी उन लोगों से ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मिंग उनकी एक नहीं सुनता और सू पर हमला करता है। लेकिन तभी मिस्टर जिंग आकर उसे एक जोर से किक मारते हैं और सू को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी मॉम बोलती है, तुम होते कौन हो मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी मिस्टर जिंग के बॉडीगार्ड उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। मिंग बोलता है, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मेरे अंडरवर्ल्ड के बॉस के साथ रिलेशन है, वो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जाओ उसे डंडा मारता है और बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर इन लॉ को हर्ट करने की, आज मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मॉम सू से बोलती है, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी सू बोलती है, आपने जो मेरे लिए किया उससे ज्यादा मुझसे वसूला है, बचपन से आज तक मैंने दिन रात मेहनत करके आपको पैसे लाकर दिए हैं, अब मुझ पर आपका कोई राइट नहीं है। मिस्टर जिंगसू को अपनी गोद में उठा लेते हैं और झाओ से बोलते हैं कि इन लोगों को तब तक मारो जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। और फिर वो सू को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद मिस्टर जिंग को बोलती है कि सू की हालत अभी तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी है, इसलिए इसे साफ खाना और पानी दो। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सू की आंख खुलती है। तभी मिस्टर जिंग उसे रेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन सू बोलती है कि मैं इतने महंगे हॉस्पिटल में आराम नहीं कर सकती, मेरे पास बिल भरने के पैसे नहीं है। मिस्टर जिंग बोलते हैं, उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तुम्हारे पेट में ली फैमिली का फ्यूचर है। सो ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी मिस्टर जिंग की मॉम दौड़ते हुए आती है और सू को अपने हाथों से बना हुआ सूप देती है। वीकनेस की वजह से सू के हाथ से वो सूप मॉम के हाथ पर गिर जाता है और उनका हाथ जल जाता है। तभी सर्वेंट सू से बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैडम ने कितनी मेहनत से ये सूप तुम्हारे लिए तैयार किया था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए था तो बोल देती। सू मॉम से सॉरी करती है और बोलती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये सब गलती से हुआ, मेरी वजह से आपका हाथ भी जल गया। मॉम बोलती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और बस रेस्ट करो। फिर वो मिस्टर जिंग से बोलती है कि आज से तुम्हें सू का पूरा ख्याल रखना होगा, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मिस्टर जिंग सू को लेकर अपने घर आते हैं। मॉम डैड सू को देखकर बहुत खुश होते हैं। मॉम सू से बोलती है कि आज तुम पहली बार हमारे घर आई, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। सू जब उन गिफ्ट्स को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो मॉम से बोलती है कि मैं ये सब नहीं ले सकती, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मॉम सू को लेकर मॉल जाती है और सू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। शॉपिंग होने के बाद मॉम सू से पूछती है कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। सू शॉक होकर मॉम की ओर देखती है और सोचती है कि इतना सब बाय करने के बाद और क्या चाहिए होगा मुझे। मॉम मिस्टर जिंग से बोलती है कि अब तुम्हें कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर सू का ख्याल रखना है, इसे किसी भी चीज की कमी न पड़ने देना। रात को सू मिस्टर जिंग के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि हम दोनों तक बस एक्सीडेंटली मिले थे, तो मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, और वैसे भी वो लोग बस इन बेबीज की वजह से मेरी केयर कर रहे हैं, भला वो मुझ जैसे गरीब लड़की से प्यार कैसे करेंगे। तभी मिस्टर जिंग अंदर आ जाते हैं। सू उन्हें देखकर हिचकिचा रही होती है। तभी मिस्टर जिंगसू को अपने क्लोथ्स उतारने को बोलते हैं। सू तो शॉक होकर उनकी ओर देखती है तो वो खुद ही उसे क्लोथ्स उतारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सोने से पहले शावर लेना चाहिए। इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सू सोचती है कि मिस्टर जिंग वैसे इंसान तो अच्छे हैं, ये सच में मेरी केयर करते हैं। अगले दिन मॉम सू को समझाती है कि अब तुम्हारी प्रेगनेंसी करीब है, तो तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। सू उनकी बात मान जाती है। तभी उसे कॉलेज से कॉल आता है और उसे कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन मॉम सू से बोलती है कि तुम इस हालत में वहाँ नहीं जा सकती, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो क्या होगा। डैड भी बोलते हैं, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा इस हालत में कॉलेज में जाना सेफ नहीं होगा, लेकिन मिस्टर जिंग बोलते हैं कि मुझे भी गेस्ट के तौर पर कॉलेज में इनवाइट किया है, तो मैं सू के साथ वहाँ जा सकता हूँ।
हूँ। ये सुनकर मॉम सू को जाने की परमिशन देती है और मिस्टर जिंग से बोलती है कि तुम्हें सू का पूरा ध्यान रखना होगा। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मिस्टर जिंग सू को लेकर कॉलेज आते हैं। तभी सू की क्लासमेट मिस्टर जिंग को सू के साथ देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा शेमलेस है। देखो इसने किस तरह एक अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तभी चेन जियाओ नाम की लड़की बोलती है, ये पूरी फैमिली एक नंबर की कमीनी है। इसकी मॉम ने 3 लाख युआन के बदले इसकी शादी एक ओल्ड मैन से करने का फैसला किया था। शायद ये वही ओल्ड मैन है। जैसे ही सू अंदर आती है, ये लोग उसके पास जाकर उसे बुली करने लगते हैं। चेन जियाओ सू से बोलती है, तुम जैसी शेमलेस गिर हमारे कॉलेज में नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पाल रही हो। शायद तुम्हें भी इस बच्चे के बाप का नाम पता नहीं होगा। ये सुनकर सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चेन जियाओ से बोलती है कि तुम अपनी हद में रहो और खबरदार, अगर तुमने मेरे बेबी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। तभी टीचर उन सबको फोटोज क्लिक करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम सू के साथ फोटोज नहीं लेंगे। एक लड़का बोलता है, टीचर मैं इस प्रेग्नेंट लेडी के साथ फोटोज नहीं लूंगा। उसके साथ सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम भी सू के साथ फोटोज नहीं लेंगे और वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर टीचर सू से बोलती है कि तुम्हारी वजह से कोई भी फोटोज क्लिक नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सू बोलती है, टीचर आप ये क्या बोल रही हो? मैं इस कॉलेज की टॉपर हूँ, बस इसलिए ये लोग मुझसे जलते हैं और वैसे भी एक फोटो लेने से इन लोगों की इज्जत में कौन सी कमी पड़ जाएगी। टीचर बोलती है, वो सब मुझे नहीं मालूम। आज यहाँ पर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो वो सोचेंगे कि इस कॉलेज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सू ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी चेन जियाओ जानबूझकर उसे नीचे गिरा देती है और सब लोग सू पर हंसने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं। सो प्रिंसिपल से चेन जियाओ की कंप्लेंट करती है और बोलती है कि इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। लेकिन प्रिंसिपल उल्टा सू को ही डांटने लगते हैं क्योंकि चेन जियाओ के डैड ने उनके कॉलेज में डोनेशन किया होता है। प्रिंसिपल सू से बोलते हैं कि तुम जैसी लड़की हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर सकती है। और फिर वो स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो। वो लोग सू को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर जिंग अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर जिंग को देखकर प्रिंसिपल की फटकर 9-2-11 हो जाती है और वो फौरन अपने घुटनों पर बैठकर मिस्टर जिंग से सॉरी करते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि सू आपकी वाइफ है। वो बार बार मिस्टर जिंग से माफी मांगते हैं, लेकिन मिस्टर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो प्रिंसिपल से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कॉलेज बंदवा करवा दूंगा। प्रिंसिपल मिस्टर जिंग के पैरों में गिर जाता है, लेकिन वो तो उसे लात मारकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को मिस्टर जिंग सू के घाव पर मलहम लगा रहे होते हैं, लेकिन वो शर्माने लगती है और बार बार अपने पैरों को पीछे कर लेती है, जो देखकर मिस्टर जिंग सू से बोलते हैं कि अगर आज के बाद कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम फौरन मुझे कॉल करना। मैं उन लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। और फिर वो उसे अपनी रिंग पहना देते हैं और बोलते हैं कि ये रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसे कभी अपने हाथों से मत उतारना। तभी सर्वेंट अनैल लेकर आती है और मिस्टर जिंग से बोलती है कि मैडम ने आपको मिस सू की मसाज करने को बोला है। ये सुनकर वो दोनों शर्माने लगते हैं। सुमेड से बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये अपने हाथों से कर सकती हूँ। मिस्टर जिंग भी बोलते हैं कि मुझे भी एक जरूरी काम है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो मेड मिस्टर जिंग से बोलती है कि अगर आप यहाँ से गए तो मैडम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए आपको यहीं रहकर मिस सू की मसाज करनी होगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर जिंगसू के पैरों पर तेल मालिश करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करती है। तभी मिस्टर जिंगसू के शोल्डर पर तेल मालिश करने लगते हैं, लेकिन सू मिस्टर जिंग से बोलती है कि ये काम मैं खुद कर लूंगी। जिस पर मिस्टर जिंग बोलते हैं कि अगर मॉम को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए चुपचाप ये मुझे करने दो। सू उनकी बात मान जाती है। मिस्टर जिंगसू के क्लोज आते हैं। सू अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि शायद अब मिस्टर जिंग मुझे किस करेंगे। मिस्टर जिंग जैसे ही उसके क्लोज जाते हैं, तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो मिस्टर जिंग को डांटने लगती है और बोलती है कि सू प्रेगनेंसी के हालत में ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। मिस्टर जिंग मॉम से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हो, मैं तो बस सू के शोल्डर पर मसाज कर रहा था। मॉम बोलती है वो सब मुझे मत सिखाओ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बात याद रहे, जब तक सू बच्चों को बर्थ नहीं देती तब तक तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर जिंग भी सू को रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सू सोचती है कि मिस्टर जिंग एक सच में एक अच्छे इंसान है, वो मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। अगले दिन झाओ मिस्टर जिंग के पास आता है और देखता है कि मिस्टर जिंग बनक्वेट के लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं। झाओ मिस्टर जिंग से पूछता है कि कहीं आप कल की पार्टी में भाभी को सबके सामने इंट्रोड्यूस तो नहीं करने वाले हो ना? मिस्टर जिंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी झाओ मिस्टर जिंग के हाथ देखकर बोलता है कि आपकी
आपकी जेड रिंग कहाँ गई? तो वो बोलते हैं कि वो मैंने सू को दी है। ये सुनकर झाओ तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि आपने वो रिंग आज तक किसी को टच भी नहीं करने दी और इतनी आसानी से भाभी जी को दे दी। कहीं आप उनसे सच में प्यार तो नहीं करने लगे हो ना? मिस्टर जिंग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पेट में मेरे बेबीज है और वैसे भी मॉम डैड को भी वो पसंद है, बस इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। झाओ बोलता है अब झूठ बोलना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करने लगे हो, वरना आज तक तुमने किसी लड़की को गिफ्ट देना तो दूर की बात है, तुमने आज तक किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मिस्टर जिंग झाओ को वहाँ से भगा देते हैं। घर पर मेड सभी सर्वेंट्स को बोलती है कि जल्द मिस्टर जिंग एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियों को इनवाइट किया है, तो हम सबको उसकी तैयारी करनी है। तभी एक लेडी बोलती है हाँ मैंने भी सुना है कि मिस्टर जिंग ने किसी लड़की के लिए 2 मिलियन की रिंग बाय की है, कहीं वो अपनी फ्यूचर वाइफ को सबके सामने इंट्रोड्यूस तो नहीं करने वाले हैं ना? एक लेडी बोलती है सच में वो लड़की बहुत ज्यादा लकी होगी जो मिस्टर जिंग से शादी करेगी। सो ये सब सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, ली फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं हूँ। अगले सीन में हम टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो पार्टी के लिए आई होती है। तभी वो सू को मिस्टर जिंग के घर पर देखकर पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? सू टीना से बोलती है कि मैं तो यहीं पर रहती हूँ मिस्टर जिंग के साथ। ये सुनकर टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सू से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना गंदा जुबान से मिस्टर जिंग का नाम लेने की? मिस्टर जिंग तुम जैसी सड़क छाप लड़की को भला अपने घर पर क्यों रखेंगे? और वो सू को पुश कर देती है। तभी जाओ ये सब देख लेता है और टीना को एक जोर से स्लैप मार देता है और सू से माफी मांगने को बोलता है। उसके बाद वो गार्ड को बुलाकर टीना को बाहर निकाल देता है। सुझाव से बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी झाओ बोलता है भाभी आप ली फैमिली के लिए इन सब लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए अगर दोबारा आपके साथ किसी ने बदतमीजी की तो आप फौरन मुझे कॉल करना। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आती है। सब लोग याओ याओ का ड्रेस देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। याओ याओ उन लोगों से बोलती है कि ये ड्रेस मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिलवाई है, ये मिस्टर जिंग की कंपनी में काम करते हैं। उतने में वहाँ पर सू आ जाती है। याओ याओ सू को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसका बॉयफ्रेंड याओ याओ से पूछता है कि तुम इस लड़की को जानती हो? याओ याओ बोलती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये बेचारी बहुत ज्यादा गरीब है, इसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए ये इस हालत में भी यहाँ पर काम करने के लिए आई होंगी। और फिर वो उसको अपना जूता साफ करने को बोलती है। तभी सू बोलती है मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह ऑर्डर दे रही हो। गुस्से में याओ याओ उसे पुश कर देती है। तभी याओ याओ के बॉयफ्रेंड की नजर सू के रिंग पर पड़ती है और वो सोचता है कि ये रिंग तो मिस्टर जिंग की है। तभी कुछ और लोग भी सू की हाथ में वो रिंग देख लेते हैं और बोलते हैं कि इसके पास मिस्टर जिंग की रिंग कहाँ से आई? तभी एक लेडी बोलती है शायद इसने ये रिंग चुराई होगी और सब लोग सू को चोर बोलने लगते हैं। तभी याओ याओ सू के हाथ से वो रिंग निकाल लेती है और फिर वो दोनों मिलकर सू को टॉर्चर करने लगते हैं। याओ याओ सू के हाथ पर अपना पैर रखती है और उसे अपना जूता साफ करने को बोलती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाते हैं। सू मिस्टर जिंग को बोलती है कि ये लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और इसने मेरी रिंग भी ले ली है। मिस्टर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याओ याओ के पास से वो रिंग लेकर सू के हाथों में पहना देते हैं और बोलते हैं कि रिंग मेरी है और मैंने ही अपनी वाइफ को दी है, अगर किसी को इससे दिक्कत हो तो मुझसे बात करे। तभी वो लोग बोलते हैं कि एक दो कौड़ी का आदमी इतनी महंगी रिंग कैसे बाय कर सकता है? याओ याओ बोलती है कि ये रिंग पूरे सिटी में सिर्फ एक ही है और वो भी मिस्टर जिंग के पास है, तो फिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? अब जल्दी से बताओ कि तुमने ये रिंग कहाँ से ली है, वरना मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर जिंग जब याओ याओ के बॉयफ्रेंड को देखते हैं तो उसकी फट जाती है और वो फौरन घुटनों पर बैठकर मिस्टर जिंग से माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, ये आपको पहचान नहीं पाई। मिस्टर जिंग झाओ से बोलते हैं कि मुझे इस जैसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है, इसे अभी कंपनी से निकाल दो। तभी याओ याओ भी सू के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है और बोलती है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं तो तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन सू याओ याओ से बोलती है कि इस बार तो तुमने हद कर दी है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी झाओ याओ याओ को किक मारकर सू से दूर कर देता है और बोलता है कि आज के बाद अगर मेरी भाभी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उन सब लोगों को सू से माफी मांगने को बोलता है जो कब से सू की इंसल्ट कर रहे थे। वो लोग फौरन घुटनों पर बैठकर सू से माफी मांगते हैं और फिर वो सू से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने आने में देर कर दी। उसके बाद वो किसी को लेने के लिए चले जाते हैं। सू सोचती है कि मिस्टर जिंग मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आखिर वो आदमी कौन है जिसे पिक करने के लिए ये खुद चले गए। तभी मिस्टर जिंग एक लड़की के साथ आते हैं। सू उस लड़की को देखकर सोचती है कि आखिर ये कौन है। वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर जिंग भी उसके पीछे जाते हैं। इधर सू कमरे में बैठकर रो रही होती है और उस लड़की के बारे में ही सोच रही होती है। उसे लगता है कि मिस्टर जिंग उस लड़की को लाइक करते हैं। फिर वो बोलती है कि आखिर मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ,
वैसे भी मिस्टर जिंग बस इन बेबीज के लिए मुझे घर लेकर आए हैं। वो मुझे प्यार थोड़ी ना करते हैं। हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है। मुझे उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाते हैं और सू से पूछते हैं कि तुम अचानक से पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? सू मिस्टर जिंग को बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। मिस्टर जिंग वापस पार्टी में चले जाते हैं और नियन के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी सू वहाँ आ जाती है। मिस्टर जिंग फौरन सू के पास जाते हैं। तभी नियन देखती है कि सू ने भी हूबहू उसके ही जैसा नेकलेस पहना हुआ है। तभी सब लोग ये चीज नोटिस करते हैं और बोलते हैं कि ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और लोग सोचते हैं कि इन दोनों में से असली नेकलेस किसका है। तभी एक लड़की बोलती है कि नियन का नेकलेस ही असली है। जरूर इस लड़की ने फेक नेकलेस बनवाया होगा। और वो लोग सू की इंसल्ट करने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि ऐसे लोगों को पार्टी में इनवाइट भी नहीं करना चाहिए, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। तभी नियन उसे एक जोर से स्लैप मारती है और बोलती है कि अगर दोबारा मेरी भाभी के बारे में एक वर्ड बोला तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। सू ये सुनकर शॉक हो जाती है। नियन सू के पास जाकर उसका वेलकम करती है। सू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी नियन सू से बोलती है कि आपका नेकलेस ही असली है, भाई ने मुझे तो इसकी सेकंड कॉपी दी है। ये सुनकर सू समझ जाती है कि नियन मिस्टर जिंग की सिस्टर है और वो नियन से माफी मांगती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर जिंग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तो इसलिए तुम अंदर जाकर रो रही थी। फिर वो रिंग निकालकर सू को प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए ही रखी है। और फिर वो उसे रिंग पहना देते हैं। दूसरी तरफ हम याओ याओ को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक जोर से स्लैप मारता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है, अब मैं तुम्हारा फेस भी देखना नहीं चाहता। और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। याओ याओ को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो बोलती है कि ये सब उस सू की वजह से हुआ है। मैं उस बिच को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। घर पर सू अपने हाथों को वॉश कर रही होती है। तभी उसके हाथों से साबुन नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाते हैं और सू को नीचे झुकने से मना करते हैं और बोलते हैं कि इस हालत में तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। सू मिस्टर जिंग को बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी इतनी केयर मत करो। मिस्टर जिंग सू से बोलते हैं कि अगर तुम अपना ध्यान रखोगी तो मुझे तुम्हारी केयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो सू के क्लोज आकर उसे किस करते हैं। उसके बाद वो सू को बेड पर सुलाकर खुद सोफे पर सो जाते हैं। अगले दिन सर्वेंट्स बातें करते हैं कि मिस्टर जिंग ने रात को 3 बार ठंडे पानी से शावर लिया। एक लेडी बोलती है कि मिस सू प्रेग्नेंट है, तो शायद मिस्टर जिंग खुद को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। तभी सू उन लोगों की ये बातें सुन लेती है। तभी लेडी वांग आकर उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद लेडी वांग सू को चेकअप कराने ले जाती है और फिर वो किसी से बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जिंग वहाँ आ जाते हैं। सू मिस्टर जिंग से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया हूँ। तभी एक लड़की मिस्टर जिंग को अपने साथ ले जाती है। कमरे में वो लड़की मिस्टर जिंग के सामने अपने क्लोथ्स उतारने लगती है और उन्हें सिड्यूस करने लगती है। तभी से उन दोनों को साथ में देख लेती है और ये देखकर उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर जिंग उस लड़की को अपने से दूर कर देते हैं। तभी वो लेडी वांग के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और फौरन सू को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस्टर जिंग से बोलते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम हमारा बेस्ट देंगे। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉस्पिटल जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर उन्हें बोलती है कि सू और बेबीज बिल्कुल सेफ हैं। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर जिंग फौरन सू के पास जाते हैं। सू मिस्टर जिंग से बोलती है कि मैंने बेबीज को बर्थ दे दिया है, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मिस्टर जिंग शॉक हो जाते हैं और सू से बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। सू उन्हें कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मॉम डैड आ जाते हैं। मॉम सू से बोलते हैं कि तुम अभी सिर्फ रेस्ट करो, तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू सिटी छोड़कर जा रही होती है। तभी मिंग भागते हुए उसके पास आता है और बोलता है कि मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें कैंसर हुआ है, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। सू को पहले तो उस पर यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन घर आने के बाद सू देखती है कि उसकी मॉम तो एकदम ठीक है और उन लोगों ने उससे झूठ कहा था। मिंग मिस्टर लू से बोलता है कि अब तो आप सू से शादी कर सकते हो, अब इसके पास कोई भी नहीं है। मिस्टर लू बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब मैं इसके डबल पैसे देने को भी तैयार हूँ। इधर लेडी वांग मिस्टर जिंग को बोलती है कि मिस सू हॉस्पिटल से भाग गई है। मिस्टर लू फौरन सू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सू उन लोगों से बोलती है कि मैं इस बूढ़े आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी, अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं आप सब पर केस कर दूंगी। मॉम सू से बोलती है कि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मिस्टर लू जैसा आदमी तुम्हें नहीं मिल सकता, इसलिए तुम चुपचाप इनसे शादी कर लो। सू मॉम से बोलती है कि आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे तो लगता है कि आप मेरी बायोलॉजिकल मॉम हो ही नहीं है। लेकिन उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सू को मिस्टर लू के साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू सू के पास आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर झिंग आकर सू को बचा लेते हैं। मिस्टर लू मिस्टर झिंग को देखकर डर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मिस्टर झिंग अपने आदमियों को बोलते हैं कि इसे अच्छा सबक सिखाओ और फिर वो सू को उठा
उठाकर वहां से ले जाते हैं। घर आने के बाद मिस्टर जिंग सू को बोलते हैं कि तुमने उस दिन जो कुछ भी देखा वो सब सच नहीं था। फिर वो उस लड़की को पकड़ कर लाते हैं जो उस दिन मिस्टर जिंग को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की एक्सेप्ट करती है कि ये सब याओ याओ ने उससे करने को बोला था। सच सुनने के बाद झाओ और नियन उन दोनों को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन सू मिस्टर जिंग से बोलती है कि मैं एक कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। मॉम सू से बोलती है कि तुम्हें दूसरी कंपनी में जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम ली ग्रुप में सीईओ की पोस्ट संभाल सकती हो। लेकिन सू बोलती है कि मैं पहले ग्राउंड लेवल से काम शुरू करना चाहती हूँ, और फिर वो काम करने के लिए चली जाती है। मिस्टर जिंग सू से बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो सू उन्हें बोलती है कि नहीं, मैं अब सब कुछ खुद से करना चाहती हूँ बिना आपकी हेल्प के। थोड़ी देर बाद सू अपने कॉलिग्स के साथ बाहर निकलती है। कॉलिग्स सू से बोलती है कि आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन तुमने फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और फिर वो भी चली जाती है। तभी मिंग और मॉम भागते हुए सू के पास आते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। सू मॉम से बोलती है कि इतना सब होने के बाद आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। मॉम सू के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए बोलती है कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो वो लोग हम दोनों को जेल में डाल देंगे। लेकिन सू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मॉम से बोलती है कि आपने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो आपको जेल में ही डालना चाहिए, और वहां से जाने लगती है। तभी मिंग पीछे से सू पर हमला करता है, लेकिन तभी मिस्टर जिंग आकर सू को बचा लेते हैं। मिस्टर जिंग उन लोगों से बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, मैंने तुम लोगों को कई बार माफ किया, लेकिन इस बार तो तुमने हद कर दी है, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों को बांधकर अपने अड्डे पर ले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों को रस्सी से बांधकर रखा होता है। मॉम सू से बोलती है तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें पालकर बड़ा किया है, तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी तरस नहीं आता। तभी मिंग बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ इस तरह बांध कर रखने की, मैं तुम सब पर किडनैपिंग का केस कर दूंगा। तभी गार्ड मिंग को बुरी तरह मारने लगता है। मॉम सू से बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हें इस पर दया करनी चाहिए। तभी सू बोलती है आप लोग मेरे रियल फैमिली नहीं हो, अगर आप सच में मेरी मॉम होती तो आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। मॉम बोलती है सो तुम ये क्या बोल रही हो, हम लोग ही तुम्हारे रियल फैमिली हैं, तुम अपनी मॉम से ये सब कैसे बोल सकती हो। तभी गार्ड मिंग को पीटने लगता है और बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो ये इसी तरह मार खाता रहेगा। अपने बेटे को इस तरह मार खाते देख मॉम सू को सच बता देती है और बोलती है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, तुम 5 साल की थी जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी की थी, तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थ देते हुए ही मर गई थी। कुछ सालों बाद तुम्हारे डैड एक एक्सीडेंट में गुजर गए और उनकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा। ये सुनकर सू बहुत ज्यादा सैड होती है और बोलती है कि तुमने बचपन से आज तक मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, आज मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगी। और फिर वो अपने चाकू फेंकती है और बोलती है कि तुम में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा जाएगा। मिंग फौरन चाकू लेता है और सू से बोलता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए मॉम को मार देता हूँ। और फिर वो मिस शेन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो चाकू नकली है। सू मिस शेन से बोलती है कि बचपन से आज तक तुमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसे तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं है। मिस शेन बहुत ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन मिंग फिर भी सू से बोलता है कि तुम मुझे जाने दो, ये सब इस बुढ़िया ने किया है, इसने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारकर तुम्हें टॉर्चर किया है, ये सब इसने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मिस शेन मिंग से बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं है। मिंग गुस्से में कांच की बोतल मिस शेन के सिर पर मार देता है और बोलता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ही मैं मुसीबत में पड़ गया। सो ये सब देखकर रोने लग जाती है। तभी मिस्टर जिंग अपने आदमियों से बोलते हैं कि इन्हें इनके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, और फिर वो सू को लेकर घर चले जाते हैं। घर आने के बाद मॉम और नियन सू का वेलकम करते हैं और उसे बहुत सारी नन्ही से मिलाते हैं। मॉम सू से बोलती है कि तुम्हें बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी यंग हो तो तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बच्चों के लिए हम सब हैं यहाँ पर। फिर नियन सू के लिए बहुत सारी लग्जरी डिजाइन के क्लोथ्स मंगवाती है, जिसे देखकर सू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि मैं इतने सारे ड्रेस लेकर क्या करूंगी। तो नियन बोलती है कि भाभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भाई इन सब का बिल भर देंगे, आप बस ऑर्डर करो। अगले दिन सू मिस्टर जिंग को लेकर अपने घर जाती है क्योंकि आज उसके डैड की बरसी होती है। मॉम सू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि शायद सू ने उसे माफ कर दिया होगा, लेकिन सू बोलती है कि मैं बस यहाँ पर अपने डैड के लिए आई हूँ, और फिर वो अपने डैड के फोटो पर अगरबत्ती लगाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर जिंगसू को लेकर एक जगह पर आते हैं जहाँ पर हर तरह के फूल मिलते हैं। मिस्टर जिंगसू को बोलते हैं कि तुम्हें फूल बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो तुम्हें यहाँ पर हर तरह के फूल मिलेंगे। वहीं पर सू एक लेडी से मिलती है। वो लेडी सू से बोलती है कि मिस्टर जिंग अक्सर यहाँ पर आया करते थे और उनके साथ एक लड़की भी आती थी। वो लड़की आज एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसका नाम गुयू है। मैंने तो सुना था कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सू अपसेट होती है। घर आने के बाद
सुनियन को न्यूज पढ़ते हुए सुनती है। किसी ने मिस गू और मिस्टर जिंग के बारे में फेक न्यूज डाली होती है, जो देखकर नियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सू से बोलती है कि तुम इस फेक न्यूज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। मेरा भाई मिस गू जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा, वो बस तुमसे प्यार करता है। रात को जब मिस्टर जिंग घर आते हैं तो सू को उनके शर्ट में लड़की का नेकलेस मिलता है, जो देखकर वो और ज्यादा शक करती है। अगले दिन गुयू मिस्टर जिंग के ऑफिस आती है और बोलती है कि बाहर सब लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर जिंग ने शादी कर ली है, क्या ये बात सच है? मिस्टर जिंग गुयू से बोलते हैं कि हाँ, ये बात सच है और मेरे 4 बच्चे भी हैं। ये सुनकर गुयू सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गुयू सू से मिलने के लिए उसी फूल शॉप पर जाती है। सू गुयू को देखकर पहचान जाती है। गुयू सू से बोलती है कि मिस्टर जिंग को तुम में ऐसा क्या दिख गया जो उन्होंने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली? सू गुयू से बोलती है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने काम से काम रखो। गुयू सू से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम जैसे 2 कौरी की लड़की मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। देखना, एक दिन मिस्टर जिंग तुम्हें छोड़कर फिर से मेरे पास आएगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी असली औकात क्या है। सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुयू को धक्का मारकर वहाँ से निकाल देती है। तभी गुयू जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ पर पब्लिक जमा हो जाती है। गुयू उन लोगों से बोलती है कि इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया है। वो लोग सू को डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मिस गू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस है? एक आदमी तो सू पर हमला करने वाला होता है। लेकिन मिस्टर जिंग आकर उसे रोक देते हैं। उसके बाद वो मिस गू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। मिस गू मिस्टर जिंग से बोलती है कि ये सब गलती सू की है, उसने ही जानबूझकर मुझे पुश किया था। मिस्टर जिंग सू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने ही मिस गू को पुश किया था? सू मिस गू के पास आती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी मिस गू सू से बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि मैं और जिंग एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तभी मिस्टर जिंग मिस सू से बोलते हैं कि मेरी वाइफ को तुमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और एक बात याद रखो, तुम भले ही पहले मेरी एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी वाइफ के सामने ये नाटक करना बंद करो। और फिर वो सू को वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन नियन सू को बोलती है कि भाई ने ये जगह तुम्हारे लिए खरीदी है, अब तुम्हें फूल खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सब तुम्हारा है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस गू के फैंस आ जाते हैं और वो सब तरफ तोड़ फोड़ करने लगते हैं और बोलते हैं कि सू ने हमारी हीरोइन को हर्ट करने की कोशिश की है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। घर आने के बाद नियन सबको इसके बारे में बताती है। मिस्टर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हॉस्पिटल में असिस्टेंट मिस गू को बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है और मिस गू से बोलता है कि मेरे भाई ने एक पार्टी रखी है और उसमें तुम्हें इनवाइट किया है। मिस गू ये देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि जिंग अभी भी मुझे लाइक करता है, और वो बहुत अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाती है और मिस्टर जिंग से मिलती है। लेकिन मिस्टर जिंग उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो सू को बुलाकर सब मीडिया वालों के सामने उसे अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करता है। ये देखकर मिस गू और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ एम्प्लॉय इसे एक्सेप्ट नहीं करते और मिस्टर जिंग से बोलते हैं कि आप मिस गू को छोड़कर एक छद्म छाप लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं? हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी मिस्टर जिंग उन लोगों से बोलते हैं कि अब मुझे आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो उन सबको फायर कर देते हैं। मिस गू बहुत ज्यादा अपसेट होती है और जिंग से बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे लाइक करते थे ना? मिस्टर जिंग मिस गू से बोलते हैं कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, तुम बस मेरे लिए एक एम्प्लॉय थी, लेकिन आज के बाद तुम ली ग्रुप के साथ कोई भी काम नहीं कर पाओगी। उसके बाद झाओ उन दोनों को बोलता है कि शादी की रस्म पूरी करने के लिए आप दोनों को सबके सामने किस करना पड़ेगा। फिर वो दोनों किस करते हैं। रात को मिस्टर जिंगसू को बोलते हैं कि मुझे एक और बेबी चाहिए, और फिर वो उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड होता है।